एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 5। तो आज अपन सबसे पहला ही अपना टॉपिक होने वाला है कि आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए, यानी कि एक जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली विशेषता तो क्या हो जाएगी कि जो आनुवंशिक पदार्थ हैं वो यानी कि यहाँ स्वयं की प्रतिकृति यानी कि कॉपी बनाने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि वो खुद को रेप्लिकेट कर सके, अपनी कॉपी बना सके, अपना प्रतिकृतिकरण कर सके। यानी कि पहले तो यही विशेषता चाहिए कि सबसे पहले तो वो अपनी कॉपी बनाने में सक्षम हो। ठीक है। दूसरा क्या है, संरचना और रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर हो। स्थिर यानी का मतलब क्या है, स्टेबल होना चाहिए, है ना। यानी कि इसकी संरचना स्ट्रक्चर और रासायनिक संगठन, इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उन दोनों के आधार पर ये क्या होना चाहिए, स्थिर या स्टेबल होना चाहिए। थर्ड क्या है, आनुवंशिक पदार्थ में धीमे उत्परिवर्तन। अब जो धीमे उत्परिवर्तन होते हैं वो भी संभव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि बिल्कुल भी उत्परिवर्तन ना हो, कुछ एक धीमे उत्परिवर्तन भी जरूरी होते हैं विकास के लिए। ठीक है, इसीलिए इसमें धीमे उत्परिवर्तन क्या होने चाहिए, संभव। और फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, यह जो आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक कारक है, वो स्वयं मेंडल के लक्षणों के अनुरूप व्यक्त होना चाहिए। यानी कि आनुवंशिक पदार्थ चाहे कोई भी हो वो मेंडल के नियमों का पालन करना चाहिए। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो मेंडल के नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि बच्चों हमको जेनेटिक्स दी है मेंडल ने, तो हम अभी तक सारे रूल्स हैं वो मेंडल के ही फॉलो कर रहे हैं। इसलिए ये जो आनुवंशिक पदार्थ है वो भी मेंडल के नियमों को फॉलो करने वाला होना चाहिए। अब हम एक नोट लिखने वाले हैं, तो देखिए नोट क्या हो जाएगा। नोट ये है कि जो आरएनए है, आरएनए डीएनए से अधिक क्रियाशील होता है। आरएनए डीएनए से क्या होता है भाई, अधिक क्रियाशील। अब जब क्रियाशील अधिक हैं तो बताइए स्थायी कम होगा या स्थायी अधिक, तो स्थायी क्या हो जाएगा, कम। अर्थात आरएनए कम स्थायी होता है, और ये कम स्थायी हैं इसीलिए केवल कुछ वायरस में ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मिलता है। तो आगे लिख देंगे इसको भी। इसीलिए आरएनए केवल कुछ विषाणुओं में ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मिलता है। विषाणुओं में ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मिलता है। ठीक है, पदार्थ के रूप में मिलता है। तो ये चीज़ अपने को समझ में आ गई कि जो आरएनए है वो केवल कुछ ही विषाणुओं में, ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मिलेगा। कौन, आरएनए। जबकि डीएनए है वो क्रियाशील कम है और स्थिर अधिक है। ठीक है, अधिक स्थायी है, इसीलिए डीएनए है वो लगभग सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मिलता है। लेकिन आरएनए कम स्थायी होता है और अधिक क्रियाशील होता है, यानी कि यह अपना वेरिएंट है वो चेंज करता रहता है। और इसमें आरएनए में उत्परिवर्तन की दर, जो उत्परिवर्तन की दर है वह भी क्या होती है, अधिक। उत्परिवर्तन की दर क्या होती है, अधिक। यानी कि रेट ऑफ म्यूटेशन इज मोर, ठीक है, मोर देन डीएनए। उत्परिवर्तन की दर अधिक होती है। ठीक है, देखिए इससे अपन क्या समझते हैं कि आरएनए में उत्परिवर्तन क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि आरएनए है वो डीएनए से अधिक क्रियाशील है, स्थायी कम है, यानी कि ये बार बार अपना जो वेरिएंट है वो चेंज करता रहेगा। जैसे कि अपने को याद होगा, अपन वायरस या विषाणुओं के बारे में ज़्यादा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन कोरोना वायरस के बारे में अपने को अच्छी खासी जानकारी है, क्योंकि उसको हमने सबने फील किया है। ठीक है, तो देखिए कोविड में क्या था कि कोविड यानी कि कोरोना वायरस का एक वेरिएंट आया, उसकी हमने वैक्सीन बनाई, लेकिन फिर एक न्यूज़ आई थी कि कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है वो चेंज हो चुका है, उसका एक दूसरा स्ट्रेन आ चुका है। क्योंकि वो भी एक वायरस था। ठीक है, उसमें आरएनए होता है और आरएनए अधिक क्रियाशील यानी कि कम स्थायी होता है। ठीक है, और इसमें उत्परिवर्तन की दर क्या होती है, अधिक, यानी कि बहुत जल्दी ये म्यूटेट कर लेता है या उत्परिवर्तित हो जाता है। कौन, आरएनए। ठीक है, इसीलिए सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए नहीं मिल सकता, इसीलिए सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कौन मिलता है, डीएनए। ठीक है, और इससे संबंधित एक और अगर हम नोट लिखें
तो पहले जब आनुवंशिक पदार्थ की खोज की गई थी तो आरएनए को ही आनुवंशिक पदार्थ माना गया था, यानी कि पहले खोजा गया आनुवंशिक पदार्थ आरएनए था। ठीक है, खोजा गया आनुवंशिक पदार्थ आरएनए था। ठीक है, ओके, आरएनए था और जिसे क्या नाम दिया गया था? राइबोजाइम, जिसे राइबोजाइम, ये याद रखना आपको, राइबोजाइम नाम दिया गया। ठीक है, सवाल आ सकता है कि राइबोजाइम क्या है? तो राइबोजाइम आरएनए को ही कहा जाता है, यानी कि पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? राइबोजाइम। ठीक है, और यह भी माना जाता है कि आरएनए है वो डीएनए से ही अलग होता है। ठीक है, माना जाता है कि आरएनए डीएनए से ही अलग होता है, आरएनए डीएनए से ही अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए प्रतिलिपिकरण। ठीक है, क्या है डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए प्रतिलिपिकरण? और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? रेप्लिकेट कर देना, डीएनए को रेप्लिकेट यानी कि उसकी बहुत सारी कॉपीज को बना देना। ठीक है, अब डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया को दो वैज्ञानिकों ने दिया था। कौन? वॉटसन और क्रिक। अगर हम बात करें, ये पहले भी आ चुका है, तो पहले वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दी थी जिसको हमने पढ़ा, और फिर 1953 में उन्होंने क्या दे दी? डीएनए प्रतिकृतिकरण की संकल्पना। ठीक है, इन्होंने डीएनए प्रतिकृतिकरण को समझाया। तो इन्होंने क्या कहा कि इस विधि में क्या होता है कि डीएनए के जो दोनों रज्जुक होते हैं, डीएनए के कितने रज्जुक होते हैं भाई? हम पढ़ चुके हैं पहले, दो रज्जुक। ठीक है, डीएनए के कितने रज्जुक होते हैं? दो रज्जुक। तो डीएनए के जो दो रज्जुक होते हैं वो क्या करते हैं? अलग होकर, यानी कि डीएनए के दोनों रज्जुक अलग अलग होकर एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करेंगे और नए पूरक डीएनए रज्जुकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, 5' 3'। ठीक है, 3' और 5'। अब देखिए क्या होगा इसका, अगर हम प्रतिकृतिकरण कराएं, प्रतिकृतिकरण, तो क्या होगा? दोनों डीएनए रज्जुक अलग अलग हो जाएंगे, ये एक और ये दो। ठीक है, और दोनों पर क्या बन जाएंगे? नए पूरक डीएनए रज्जुक। ठीक है, जैसे कि इस पर, ठीक है, तो ये, और इस पर भी क्या बन जाएगा? नया पूरक डीएनए। ठीक है, मान लीजिए ये 5' था और ये 3', तो ये क्या हो जाएगा? 3' और ये 5'। अब ये 3' था तो ये 5' है, और ये 5' है तो ये 3' हो जाएगा। ठीक है, और इससे यानी कि एक डीएनए से क्या बन गए? दो डीएनए। एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए? दो डीएनए। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए प्रतिलिपिकरण। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम बात करें तो डीएनए जब ये बना तो नवनिर्मित डीएनए में क्या लिखना आपने को? नवनिर्मित डीएनए में एक रज्जुक पैतृक, एक रज्जुक पैतृक, पैतृक का मतलब है पेरेंटल, यानी कि जो पेरेंट से आया है। एक रज्जुक पैतृक तथा दूसरा नवनिर्मित होता है। दूसरा क्या होता है भाई? नवनिर्मित, यानी कि यह जो नया डीएनए बना है इसमें एक रज्जुक तो क्या है? पैतृक, यानी कि जो पेरेंट से ही आया है, और दूसरा क्या हो गया? नया बनेगा, यानी कि एक डीएनए रज्जुक पेरेंट के जैसा ही होगा, यानी पेरेंट्स वाला ही होगा, और दूसरा क्या बनेगा? नया। ठीक है, तो इस आधार पर वैज्ञानिकों ने यह कहा कि डीएनए प्रतिकृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो अर्ध संरक्षी, कैसी प्रक्रिया है भाई? अर्ध संरक्षी, यानी कि आधा संरक्षण करती है, क्योंकि आधा तो रज्जुक है वो सेमी रह रहा है, पेरेंटल। तो अर्ध संरक्षी जिसको बोलते हैं सेमी कॉन्जर्वेटिव, सेमी कॉन्जर्वेटिव,
यानी कि अर्ध संरक्षी प्रक्रिया है। डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया क्या की है? अर्ध संरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव। और इसकी अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फोटो में कि ये है वो पैतृक रज्जुक है, और यहाँ जो दूसरा जो बाद में जो बना वो कैसा है? नवनिर्मित। ठीक है, अगर आपको ऐसा फोटो बनाने को बोले, अपने को ऐसा एक फोटो बना के इन दोनों नामों को शो कर देना है। ये कैसा है भाई? पैतृक रज्जुक। और ये कैसा है? नवनिर्मित रज्जुक। सेम टू सेम इसमें भी हो जाएगा। डीएनए प्रतिकृतिकरण अर्ध संरक्षी प्रक्रिया है। ये इस चीज को प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया था मैसेल्सन और स्टाल ने। किसने किया था? मैसेल्सन और स्टाल ने। कब किया था? 1958 में। देखिए डीएनए प्रतिकृतिकरण कब दिया गया था? 1953 में। उसके 5 साल बाद कौन आए थे? मैसेल्सन और स्टाल। और इन्होंने डीएनए प्रतिकृतिकरण एक अर्ध संरक्षी प्रक्रिया है, इसको एक प्रयोग से सिद्ध कर दिया। अब देखिए, अब इन्होंने कौन से प्रयोग से सिद्ध किया, तो इन्होंने क्या क्या टूल्स यूज में लिए थे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने जीवाणु लिया था। जीवाणु कौन सा था भाई? ई कोलाई। जब से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है अपन तब से बात कर रहे हैं। ई कोलाई मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, जीवाणु है जो हर जगह पे काम आएगा। ठीक है, तो इन्होंने जीवाणु कौन सा लिया था? ई कोलाई। फिर इन्होंने तकनीक कौन सी यूज करी थी? सीजियम क्लोराइड। ये CaCl है। सीजियम क्लोराइड की घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण। घनत्व का मतलब क्या है भाई? यानी कि किस चीज का घनत्व अधिक है और कम है, उस घनत्व की प्रवणता के आधार पर उनको अपकेंद्रित किया, यानी कि जोर से घुमाया है तो वो घनत्व के आधार पर अलग हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कौन सी तकनीक का यूज किया था? घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण। फिर अब इन्होंने तत्व यानी कि एलिमेंट्स कौन कौन से लिए थे? 2 लिए थे इन्होंने। एक तो भारी नाइट्रोजन लिया N15, ठीक है, और हल्के नाइट्रोजन से बना हुआ अमोनियम क्लोराइड। इसको मैं हल्का नाइट्रोजन या साधारण नाइट्रोजन भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं भाई? हल्के और भारी नाइट्रोजन लिए थे। अब देखिए स्टार्टिंग इन्होंने कैसे करी। सबसे पहले ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया और उसको N15 में डाल के रखा। ई कोलाई को किस में डाल के रखा? N15 में। यानी कि अब जो ई कोलाई है इसका जो डीएनए है वो अब कैसा हो चुका है? पूरा का पूरा N15। कैसा हो चुका है? N15। तो ये क्या है भाई? भारी नाइट्रोजन। ठीक है, ओके। ये ई कोलाई का डीएनए है कैसा? N15 का। अब इसको देखिए 20 मिनट के लिए किस माध्यम में डाला? NH4Cl। किस में डाला? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड में। किस में डाला? NH4Cl। तो जिसको जब अमोनियम क्लोराइड में डाला, लेकिन अमोनियम क्लोराइड कौन सा था? N14 का। कौन सा अमोनियम क्लोराइड था? N14 का। तो अब देखिए N15 यानी कि भारी नाइट्रोजन का ई कोलाई अपने को मिला हुआ है, भारी नाइट्रोजन के डीएनए वाला ई कोलाई अपने को मिला हुआ है। अब इस N15 को N14H4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड माध्यम पे डाला तो क्या होगा? एक डीएनए से कितने बनेंगे? 2। ये तो है N15, ये भी है N15, लेकिन जो नया डीएनए बना उस पर क्या आ गया भाई? N14। नए वाले डीएनए पर क्या आ गया? N14। ठीक है, तो एक डीएनए से कितने बन गए? 2, लेकिन इस पर क्या आ गया? N14। यानी कि ये दोनों डीएनए अब कैसे हैं? संकरित या मिश्रित। ये दोनों डीएनए अब कैसे हैं? संकरित या मिश्रित। हाँ, ये अपन ने 20 मिनट क्यों लिखा है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सवाल बनता है ई कोलाई का विभाजन काल। ई कोलाई का विभाजन काल कितना होता है? 20 मिनट। ई कोलाई का विभाजन काल कितना है भाई? 20 मिनट। यानी कि ये 20 मिनट में क्या कर लेता? अपनी सेल्स को एक का डबल। अगर हम बात करें कि ह्यूमंस में कितना है, तो अपने को लगते हैं 24 घंटे। अपने को कितने लगते हैं? 24 घंटे। वैसे ही ई कोलाई को कितने लगते हैं? सिर्फ 20 मिनट। ठीक है, फिर अब इसको आगे 40 मिनट्स, यानी कि ये एक साइकिल हुई, यानी कि ये मिली अपने को F1 पीडी। ये पीडी कौन सी है भाई? F1 पीडी। और अब जो मिलेगी वो कौन सी पीडी होगी? F2 पीडी।
40 मिनट के लिए इसको कौन से माध्यम पर डाला? हल्के अमोनियम क्लोराइड, हल्के नाइट्रोजन से निर्मित अमोनियम क्लोराइड पर। तो देखिए N15, ये लीजिए जी N15। फिर दूसरा कौन सा है? N14। N14 इसमें कौन सा है? पहला N15 और चौथा कौन सा है? N14। अब देखिए N15, 14, 15 और 14। अब इस पर नए जो डीएनए बनेंगे वो हमेशा कौन से बनेंगे? N14 वाले, क्योंकि हम इसको N14 माध्यम पर ही संवर्धित कर रहे हैं। तो 15 के साथ में मैंने क्या ऐड कर दिया? 14। ये 14 ही था, तो इसके साथ और क्या आ जाएगा? N14। N14 और ये इधर क्या आ गया? N14। यानी कि अब देखिए ये दोनों तो रहे संकरित फर्स्ट और थर्ड, और ये दोनों क्या हो गए? प्योर N14 वाले। तो इस प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि डीएनए प्रतिकृतिकरण है वो एक अर्ध संरक्षी, कैसी प्रक्रिया है? अर्ध संरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव। क्या है भाई? अर्ध संरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव प्रक्रिया है। और ये किसने किया था भाई? मैसेल्सन और स्टाल ने। और कब किया था? 1958 में। जीवाणु कौन सा लिया था? ई कोलाई। टेक्निक कौन सी यूज करी थी? सीजियम क्लोराइड की घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण। फिर तत्व लिए थे इन्होंने भारी नाइट्रोजन और हल्के नाइट्रोजन से निर्मित अमोनियम क्लोराइड। फिर देखिए इसको वापस से देख ले, एक बार वापस समझ लें। सबसे पहले इन्होंने ई कोलाई को क्या किया? N15 माध्यम पर ही संवर्धित करवाया। तो N15 का डीएनए है वो चेंज हो गया, सॉरी ई कोलाई का डीएनए है वो चेंज हो गया, और वो कौन सा बन गया भाई? भारी नाइट्रोजन का डीएनए। अब उन्होंने उसकी अलग अलग 2 साइकिल करवाई। पहले उसको N14 माध्यम पर 20 मिनट के लिए डाला, तो F1PD में 2 हाइब्रिड या संकरित डीएनए प्राप्त हुए। और जब 40 मिनट यानी कि उसकी दूसरा विभाजन करवाया, F2PD प्राप्त करी। इसमें देखिए 2 संकरित और 2 बिल्कुल प्योर, ठीक है, यानी कि नवनिर्मित डीएनए प्राप्त हुए। इस प्रयोग से ये सिद्ध हो गया था कि ये कैसी प्रक्रिया है? एक अर्ध संरक्षी प्रक्रिया है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें इसको आप आगे 80 मिनट्स के लिए करवाइए, आपको नए रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि इस प्रयोग से एक डीएनए रज्जुक पैतृक तथा दूसरा नवनिर्मित होता है। दूसरा कैसा होता है? नवनिर्मित होता है। तो इसी से यह सिद्ध हो गया। अतः डीएनए प्रतिकृतिकरण एक अर्ध संरक्षी प्रक्रिया है, ठीक है, अर्ध संरक्षी प्रक्रिया है। आई होप आपको ये प्रयोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। वेरी इजी है, बस N15 को N14 पे ग्रो करवाओ और नेक्स्ट अपने को डीएनए मिलते जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।